मुझे हटने के लिए क्यों नहीं कहा? मेरी बातों से उसे कुछ एहसास होता है, जैसे ये साबित करने के लिए कि कंट्रोल उसके हाथ में है। और वो पूछती है, तुम और रिया अलग क्यों हुए? मुझे लगा था तुम उसे पसंद करते हो। ये सवाल मुझे कॉट ऑफ गार्ड कर देता है। मैं आगे खाली सड़क को घूरता हूं। मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मैं नहीं करता। एक ठहराव। क्या? कुछ नहीं। मैं अंदर जा रहा हूं। मैं कार से बाहर निकलता हूं। उसी वक्त सामने का गेट धीरे से खुलता है। मेरे पिता राज दरवाजे पर दिखाई देते हैं। उन्हें देखते ही मेरे अंदर कुछ चमक उठता है। डैड, आप आखिरकार घर आ गए। डैड हमेशा काम में बिजी रहते हैं। ज्यादातर वक्त मैं उस घर में अकेला रहता हूं। बहुत सारा स्टाफ है, लेकिन ऐसे कम ही लोग हैं जो असल में मुझे लाइन पर रख सकें। ये तो एक बात थी, लेकिन मेरे पिता ने भी मुझे बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था। हमेशा मेरी खुशी को सबसे ऊपर रखते थे। उनके द्वारा स्पॉइल किया जाना, वो मेरे सबसे बेफिक्री के दिन थे। मेरी पिछली जिंदगी में मेरे पिता ने मुझसे रिया के पीछे भागना बंद करने को कहा था। मैं नहीं सुनता था। अब उन्हें देखकर मुझे सिर्फ वार्म फील होती है। उनके सामने खड़े होकर एक लंबे वक्त से दबा हुआ दर्द सतह पर आ जाता है। मैं खुद को उनकी बाहों में गिरा देता हूं। इससे पहले कि मैं उन्हें रोक पाता, आंसू बहने लगते हैं। शायद आप सिर्फ अपने सबसे करीब के लोगों के सामने ही खुद को टूटने देते हैं। जब मैं इतनी देर से घर आया तो डैड स्ट्रिक्ट पिता का रोल प्ले करने के लिए तैयार थे। फिर मैंने जाकर ये कर दिया और रोने लगा। वो तुरंत पैनिक कर जाते हैं। वो मेरी पीठ थपथपाते हैं, जेंटल और केयरफुल। हे, क्या हुआ बेटा? तूने किसने हर्ट किया? क्या वो रिया थी? मैंने सुना तुमने उन दोनों को निकाल दिया है। मैं उन्हें कसकर पकड़ लेता हूं। कुछ नहीं, मुझे बस आपकी याद आ रही थी। यू सिली किड। हर बार जब मैं ज्यादा कॉल करता हूं तो तुम मुझसे कहते हो कि मैं अनोइंग हूं। वेट, क्या वो अनन्या की कार है? उनकी बातों से मैं मुड़कर देखता हूं। सच में, अनन्या की कार अभी भी गेट पर है। अनन्या बाहर निकल आई है। मेरी आंखें अभी भी लाल हैं। उसे मुझे इस हालत में देखना एम्बैरेसिंग। अनन्या ने मुझे लिफ्ट दी थी। मैं डैड को बताता हूँ, हम डिनर के लिए बाहर गए थे। डैड मेरी तरफ देखते हैं, विजिबली सरप्राइज्ड। उन्होंने पहले बिट्रोदल की बात छेड़ी थी। मैं पूरी तरह से इसके खिलाफ था। मैंने यहां तक कह दिया था कि मेरा अनन्या से कभी कोई वास्ता नहीं रहेगा। और अब वो यहाँ एक साथ डिनर करके घर आ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या बदला, लेकिन फिर भी वो अनन्या की तरफ मुड़ते हैं। अनन्या, अंदर आओ और थोड़ी देर बैठो। हेलो अंकल। अनन्या कहती है, मैं आज अंदर नहीं आऊंगी, मुझे घर जाना चाहिए। वो एक बार मेरी तरफ देखती है, फिर वापस कार में बैठ जाती है। कार आगे बढ़ जाती है। मैं अपने पिता के पीछे अंदर जाता हूं। क्या अनन्या ने तुम्हारे साथ कुछ किया? डैड मेरी लाल आंखों और सिकड़े हुए चेहरे को देखते हैं। मैं सिर हिलाता हूं। वो मेरे साथ अच्छी रही है। मैं सोफे पर धंस जाता हूं। डैड मुझे देखते रहते हैं। वो अभी भी यंग है। मेरी पिछली जिंदगी में भी वो बूढ़े नहीं हुए थे जब वो गुजर गए, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी वो जाते थे तो मुझे हमेशा वो उम्र में बड़े ही याद आते हैं। डैड बार बार पूछते हैं, घुमा फिराकर वहीं आते हैं, जब तक कि उन्हें तसल्ली नहीं हो जाती कि रिया ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। संडे सुबह मैं मुश्किल से बिस्तर से उठा ही था कि कमला मौसी मुझे बताती हैं कि रिया आई है। कल रात की यादें मेरे दिमाग में ताजा हो जाती हैं। हमने सच में अपने बीच के सारे पुल जला दिए हैं। रिया को अब तक समझ आ जाना चाहिए, मैं अब उसे और बर्दाश्त नहीं करने वाला। और फिर भी वो यहाँ है। मैं नीचे आता हूं तो देखता हूं कि सिर्फ रिया नहीं है, उसके पिता भी यहाँ हैं। चाचा सुरेश सोफे पर बैठे हैं और मेरे पिता से बात कर रहे हैं। मिस्टर राज, ये सब रिया की गलती है। उसे नहीं पता कि कैसी भी बिहेव करना है। मैंने उसे अच्छी खासी डांट पिलाई है। वो आर्यन को और परेशान नहीं करेगी। मेरे पिता की भौएं तन जाती हैं। और आप मेरे बेटे को नाम से कब से बुलाने लगे? डैड ने उन दोनों को कभी पसंद नहीं किया। वो सिर्फ इसलिए उन्हें इतने वक्त से बर्दाश्त कर रहे हैं ताकि मैं उनसे दूर ना हो जाऊं। चाचा सुरेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगने लगते हैं। यंग मास्टर आर्यन। ऑफ कोर्स, जैसे ही वो मुझे सीढ़ियों पर देखते हैं, उनकी नजरें मुझ पर टिक जाती हैं। गुड मॉर्निंग यंग मास्टर आर्यन। मैं आज रिया को यहां माफी मांगने के लिए लाया हूं। मैं रिया की तरफ देखता हूं। वो वहां बैठी है, डार्क एक्सप्रेशन के साथ, कुछ नहीं कह रही है। माफी? मुझे इस पर एक सेकंड के लिए भी यकीन नहीं है। उसका चेहरा उसकी नाराजगी को और क्लियर नहीं कर सकता था। वो कल रात को लेकर अभी भी गुस्से में है। वो यहां माफी मांगने तो बिल्कुल नहीं आई है। चाचा सुरेश, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं कहता हूं रिया ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। किसी माफी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने सुना आपने उसे निकाल दिया है। जब उन्हें खुद निकाला गया था तब वो इतने भी परेशान नहीं थे। उनकी महीने की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी और घंटे लंबे थे। लेकिन रिया की बात अलग थी। उसे मुझे मुश्किल से ही ट्यूटर करना पड़ता था और उसे जो पैसे मिलते थे वो अच्छे खासे थे। और कौन जाने, शायद एक दिन पूरा जंग फैमिली फॉर्च्यून उसी का हो जाता।
अब जब सब कुछ बिखर गया है तो जाहिर है वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन सालों में उसने मुझे ट्यूटर किया, मेरे ग्रेड्स और खराब ही हुए। इसके अलावा खुद रिया ने कहा कि वो ये जॉब नहीं कर सकती, कि मैं इतना डल हूं कि मुझे पढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए मैंने उसे काम से निकालकर उस पर एहसान ही किया है। हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है, उसने कुछ गलत नहीं किया है, सच में किसी माफी की जरूरत नहीं है। डैड मेरी तरफ तिरछी नजर से देखते हैं। मेरा एक्सप्रेशन पूरी तरह से शांत है। पहले मैंने रिया को आसपास रखने की जिद की थी कि वो मुझे ट्यूटर करे। डैड के पास इसके साथ जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। अब मैंने उसे पूरी तरह से निकाल दिया है। डैड सरप्राइज है और चुपचाप भावुक हो गए हैं। उनका बेटा आखिरकार बड़ा हो गया है। मुझे लास्ट के लिए प्रिपेयर करना है और मुझे खाना है। डैड किसी को उन्हें बाहर छोड़ने के लिए कहते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद मैं बाहर जाता हूं। ड्राइवर पहले ही आंगन में वेट कर रहा है। मैं अंदर बैठता हूं। कार गेट से बाहर निकलती है। मैं देखता हूं रिया अभी भी बाहर खड़ी है। उसके पिता उसके बगल में है। अंदर वाला वो सॉफ्ट स्पोकन आदमी अब गायब है। चाचा सुरेश अपना हाथ उठाते हैं और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारते हैं। मुझे रिया की स्टोरी पता है। उसके पिता एक कंपल्सिव गैम्बलर है। उसकी मां ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे बिना कुछ सोचे समझी छोड़कर चली गई। इतने सालों से वो अपनी पिता के साथ रह रही है, रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर, सिर्फ इसलिए ताकि वो स्कूल में रह सके। जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसने उन हालातों में भी एकेडमिकली एक्सेल करने का अपना रास्ता ढूंढ लिया। हर बार स्कूल में टॉप। मैं इस बात के लिए उसे एडमायर करता था। मैंने उसे सब कुछ दिया, अपनी केयर, अपनी अटेंशन, मेरे पास जो भी बेस्ट था, क्योंकि मैं चाहता था कि उसकी जिंदगी आसान हो। लेकिन जब मैं उसके लिए तड़प रहा था, उसने कभी मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उसके लिए मैं एक बैंक था। वो असल में जिसकी केयर करती थी वो मैं नहीं था। मैं दूसरी तरफ देखता हूं और सीधा स्कूल की तरफ निकल जाता हूं। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद लोगों का मेरे साथ बर्ताव नोटिसेबल तौर पर नरम हो गया है। क्लासमेट्स आकर बात करने लगते हैं। आर्यन, क्या तुम्हारी फैमिली सच में इतनी अमीर है? तो रिया का सारा पैसा तुम्हारे पास से आता था। हमें तो हमेशा लगता था कि वो एक अमीर फैमिली से है। अब तो तुम सबको पता चल ही गया है ना, यंग मास्टर आर्यन। मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं प्रॉमिस करती हूं मैं रिया से कई ज्यादा अग्रीएबल हूं। मैं अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखता हूं। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाऊं, मेरे मुंह से एक हंसी निकल जाती है। तभी रिया अंदर आती है। वो लड़की की बातें सुन लेती है और एक कोल्ड हंसी हंसती है। सपने देखते रहो, इसके लिए उसे सच में तुम्हें चाहना होगा। उसकी नजर तो पहले से ही किसी नई लड़की पर है। लाइन में लग जाओ, नया टारगेट। रिया की बातों पर हर कोई मुड़कर देखता है। कोई नई लड़की? रिया से बेहतर कौन हो सकता है? क्या इस स्कूल में कोई ऐसा है भी जो उसके आसपास खड़क सके? इमेजिन करना मुश्किल है। हो सकता है अब उसके पास वो रिच गर्ल इमेज ना हो, लेकिन रिया का एकेडमिक रिकॉर्ड एक्सेप्शनल है और वो अनडिनाइबली खूबसूरत है। हर कोई मानता है कि वो बहुत आगे जाएगी। रिया भीड़ को जवाब देने की जहमत नहीं उठाती। वो बस अपनी नजरें मुझ पर टिकाती है। तुमने इतने वक्त तक मेरे लैब की तरह वक्त बिताया सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें डेट नहीं किया? तुम मुझ पर इस तरह भड़क गई? आर्यन, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। तुम एक गरीब स्टूडेंट हो जिसे लगता है कि फैमिली के पैसे से वो पूरी दुनिया खरीद सकता है। तुम कबीर के एक हिस्से के बराबर भी नहीं हो। रिया की बातें सबको मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड याद दिलाती है। रैंकिंग्स में सबसे नीचे मैं ना सिर्फ उसका लैब डॉग था, बल्कि एक पूरी तरह से डेड वेट भी था। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, रिया कल रात की पार्टी के बाद छेड़ देती है। तुम ही थे जिसने मुझे सबको इनवाइट करने के लिए पुश किया था। मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी। और फिर तुमने जानबूझकर वहां मौजूद सबको ह्यूमिलिएट किया। क्या पैसों का तुम्हारे लिए यही मतलब है? लोगों की इज्जत के साथ खेलने का एक खिलौना? और फैक्ट्स को ट्विस्ट मत करो। हर जगह ये कहते मत फिरो कि तुम मुझे सपोर्ट कर रहे थे। वो पैसा ट्यूटिंग की पेमेंट थी और कुछ नहीं। मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगी, लेकिन मुझसे किसी हेल्प की उम्मीद भी मत रखना। इसके साथ ही रिया मेरी तरफ एक बार भी देखे बिना अपनी सीट बदल देती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज का हर हिस्सा कह रहा है कि वो मुझसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। वो फिर से आ गई, कूल अनटचेबल स्कॉलर वाली इमेज बनाते हुए। क्लासिक ला। मैं भूला नहीं हूं कि वो कल रात मुझसे कैसे हेल्प मांगने आई थी। जब मैंने सुबह उसके पिता को उसे मारते हुए देखा तो मुझे उस पर थोड़ी दया आई थी। अब मुझे लगता है कि उन्होंने उसे इतनी जोर से नहीं मारा जितना मारना चाहिए था। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। ट्यूटरिंग। मैं कहता हूं रिया, तुम में ये बात छेड़ने की काफी हिम्मत है। जब से तुमने मुझे ट्यूटर करना शुरू किया, तुमने मेरे पैसे खर्च करने के अलावा और क्या किया? मैं हर महीने क्लास में आखिरी आता था। ये है तुम्हारी ट्यूटरिंग का नतीजा। रिया का एक्सप्रेशन नहीं बदलता। मैंने तुम्हें शुरू से ही बताया था, तुम इतने स्लो हो कि तुम्हें पढ़ाया नहीं जा सकता। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अपनी सारी पैसों के साथ आर्यन शायद अपने लिए एक नया दिमाग खरीद लो। क्लास में हंसी गूंज उठती है। मैं उसे वहां खड़े हुए देखता हूं।
खुद पर इतना यकीन करते हुए और कहता हूं, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं स्लो था और तुम्हारी टीचिंग नहीं? रिया अनन्या के बारे में सोचती है। वो जानती है कि अनन्या मुझे ट्यूटर कर रही है। वो एक छोटी सी स्कॉफ देती है। फाइन, तो फिर इसे सेटल करते हैं। अगले मंथली एग्जाम में मुझे अपने रिजल्ट्स दिखाओ। तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बस रैंकिंग्स में 100 प्लेस ऊपर आ जाओ और मैं मान लूंगी कि गलती मेरी थी। वो देखना चाहती है कि क्या अनन्या कोई चमत्कार कर सकती है, क्योंकि उसके दिमाग में मेरा दिमाग बस काम नहीं करता। डील, मैं कहता हूं उसकी आंखों में देखते हुए। उसने सिर्फ 100 पेज के लिए कहा था, उसने इससे ज्यादा का एम भी नहीं रखा। ये बताता है कि वो मेरे बारे में कितना कम सोचती है। रिया क्लास की तरफ मुड़ती है। तुम सबने सुना, वो मान गया है। अगर वो अगले एग्जाम में 100 प्लेस ऊपर आता है तो मैं पेनाल्टी के तौर पर 10 किलोमीटर दौड़ूंगी। पूरे कमरे में एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ जाती है। सबकी नजरें रिया पर है। नेहा मेरी तरफ देखती है। अगर स्कूल ब्यूटी 10 किलोमीटर दौड़ रही है तो तुम्हें भी 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना चाहिए। लेकिन अगर तुम हार गए आर्यन, तो क्या तुम 10 किलोमीटर पूरा भी कर पाओगे? अगर तुम डरे हुए हो तो अभी मान लो। मैं उनकी तरफ देखता हूं और कहता हूं, श्योर, एक प्लेस कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। सच तो यह है कि